हमने वर्टिब्रेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे क्रेनिएट्स। अब क्रेनिएट्स को अगर देखा जाए कि क्रेनिएट्स क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्रेनिएट्स है क्या चीज़, तो क्रेनिएट्स कॉर्डेट्स हैं। अब जब क्या हुआ, कॉर्डेट्स में एवोल्यूशन हो गई, मुख्तलिफ बॉडी के हिस्से बन चुके थे। उसके बाद जो मेजर ट्रांजिशन हुई, जो मेजर चीज़ उनमें बनी थी वो था हेड। अब जो मेजर ट्रांजिशन हो गई, हेड बन गया, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्केलेटल ब्रेन बॉक्स। यानी कि जो हेड बना, उस हेड में ब्रेन भी मौजूद था, उसके अलावा उसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स भी मौजूद थी, सेंसरी ऑर्गन्स भी मौजूद था। जैसे हम कहते हैं कि स्कल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर स्कल की बात करें तो एक बॉक्स की तरह का होता है। अब उस बॉक्स में ब्रेन मौजूद होता है। अब वो जो ब्रेन मौजूद है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। अब उस क्रेनियम की वजह से इसका नाम क्रेनिएट्स पड़ा। ठीक है, इसको हम क्रेनिएट क्यों कहते हैं, इसको हम क्रेनियम की वजह से क्रेनिएट कहते हैं। अब इसके ड्राइव्ड कैरेक्टर्स को देखें कि क्रेनिएट्स के ड्राइव्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं। अब इसमें मेजर ट्रांजिशन हो गई, हेड बन गया। अब उस हेड की वजह से जो इसमें मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आई वो ट्यूनिकेट और लेंसिलेट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। अब ये जो ट्यूनिकेट और लेंसिलेट था ये हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब जो अपीयरेंस, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ हेड इट डेवलप कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजीज देन ट्यूनिकेट एंड लेंसिलेट। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ट्यूनिकेट में, ट्यूनिकेट से और लेंसिलेट से ज़्यादा। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो उसका मेटाबॉलिक रेट था वो भी हाई हो गया। अब मेटाबॉलिक रेट हाई हो गया तो उसके जो मस्कुलर सिस्टम थे वो भी ज़्यादा उसमें मौजूद हो गए। उसके अलावा इसका एक और मेन करैक्टर है, ये है कि हार्ट जो है, क्रेनिएट का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्स है। ठीक है, 2 चैम्बर इसका हार्ट होता है। पहला हम कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स विद इन हीमोग्लोबिन। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो किडनी है वो उस ब्लड में से जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करती है। उसके बाद जो क्रेनिएट का सबसे यूनिक फीचर है वो है न्यूरल क्रेस्ट। अब न्यूरल क्रेस्ट का बहुत से लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया। ये जो बेसिक्स थे वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो क्रेनिएट है, जो क्रेनिएट्स हैं, ये हम कह रहे हैं कि ये इसकी दोनों साइड पे ये इसकी डॉर्सल न्यूरल प्लेट होती है। अब इसका जो यूनिक फीचर हम कह रहे हैं कि न्यूरल क्रेस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेल अपीयर इन डॉर्सल मार्जिन ऑफ न्यूरल ट्यूब। ठीक है, या आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट है यहाँ पे सेल्स कलेक्ट हुए हैं, कलेक्शन हुई हुई है सेल्स की। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये सेल्स की कलेक्शन हुई हुई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो ये जो सेल्स हैं जो यहाँ पे कलेक्ट हुए हुए हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगे थ्रू आउट द बॉडी। अब जब ये डिस्पर्स हो जाएंगे ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, तो इन्हें आगे माइग्रेट करना है उनकी बॉडी में। अब जब ये माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, जब ये माइग्रेट करना शुरू कर देंगे उसकी बॉडी में, तो ये क्या करेंगे, ये वहाँ जाके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं टीथ बनाएंगे, उनकी बोन्स बनाएंगे। उसके अलावा उसकी जो इनर लेयर है स्किन की, जिसको डर्मिस बोलते हैं, वो भी बनाएंगे। मुख्तलिफ न्यूरॉन्स बनाएंगे, कैप्सूल्स बनाएंगे, आइज़ और मुख्तलिफ जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे ये न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इक्वेटिक क्रेनिएट्स की बात करें, इक्वेटिक क्रेनिएट्स में, तो जो इक्वेटिक क्रेनिएट्स है उसमें हम कहते हैं कि जो फ्रिंजियल क्लेफ्ट होते हैं वो इवॉल्व्ड इनटू गिल स्लिट्स। अब वो जो गिल स्लिट्स हैं, जो गिल स्लिट्स हैं, अब हम उनको यूज़ करते हैं सस्पेंशन
फीडिंग के लिए, ठीक है। अब जो सस्पेंशन फीडिंग है वो क्या है कि सस्पेंशन फीडर क्या होते हैं, डैट स्ट्रेन फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, कि वो पानी में से अपनी खुराक को स्ट्रेन करते हैं, यानी कि जैसे आप कहते हैं छानना, स्ट्रेनिंग। तो सस्पेंशन फीडर्स का काम ये होता है कि वो अपनी खुराक को पानी में से स्ट्रेन करते हैं। उसके अलावा अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हो कि वाई इट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेट, वाई क्रेनिएट कॉल्ड वर्टिब्रेट, अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि नोटोकॉर्ड हम कहते हैं एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होता है। अब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होता है देन वर्टिब्रेट रिप्लेस्ड बाय अ नोटोकॉर्ड, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेट कहते हैं। अब सबसे जो अहम बात कि ओरिजिन कैसे हुआ क्रेनिएट्स का, ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम इस ओरिजिन को देखते हैं इन द लेट 1990s में मुख्तलिफ पैलियोंटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइना में काम किया। अब इनको चाइना में कुछ फॉसिल्स मिले जिनको हम अर्ली कॉर्डेट्स भी कहते हैं। अब वो जो कॉर्डेट्स थे, जो अर्ली कॉर्डेट्स थे, दे ट्रांजिस्ट इनटू क्रेनिएट्स, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिस्ट वर्किंग इन चाइना discovered a vast supply of fossils of early chordates that appear to straddle the transition of craniates, ठीक है। और ये जो अर्ली कॉर्डेट्स जो थे वो कब मिले थे, वो मिले थे कैम्ब्रियन पीरियड में, ऑलमोस्ट 530 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कदीम फॉसल था जो इनको मिला खुदाई के दौरान, जो इन्होंने सबसे कदीम फॉसल देखा था वो था हाईक्वेला, उसका नाम था हाईक्वेला। अब जो हाईक्वेला है वो लैंसिलेट से मिलता जुलता था, जो हाईक्वेला का मुंह था वो लैंसिलेट की तरह रिजेम्बलेंस देता था, क्योंकि हम कहते हैं कि लैंसिलेट भी जो है सस्पेंशन फीडर का काम करता है, और जो हाईक्वेला का था जो फॉसिल मिला उसका माउथ जब इन्होंने देखा इनको वैसी ही सेम रिजेम्बलेंस नज़र आई जैसी इनको लैंसिलेट में नज़र आई। तो इन्होंने कहा कि ये भी सस्पेंशन फीडर है, कि डेट स्ट्रेन फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। इनको हाईक्वेला में कुछ क्रेनिएट के करैक्टरिस्टिक्स नज़र आए। इन्होंने देखा कि उसके अंदर लार्ज वेल फॉर्म्ड ब्रेन मौजूद है, स्मॉल आइज़ भी मौजूद हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये स्मॉल आइज़ भी मौजूद हैं, मसल सेगमेंट्स भी मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी गिल्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर स्कल मौजूद नहीं है, या हम कह रहे हैं एयर ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। अब इन्होंने पहला फॉसल तो देख लिया हाईक्वेला। अब उसके बाद मज़ीद थोड़ा टाइम गुजरा तो इन्होंने एक और कॉर्डेट देखा जिसको इन्होंने कहा कि मोर एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैव फाउंड, जिसका नाम था माइलोकुनमिंजिया। अब इस माइलोकुनमिंजिया जो है इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि इसका जो साइज़ है वो भी हाईक्वेला से मिलता जुलता नज़र आता है, कि इसके अंदर भी एयर मौजूद हैं, आई मौजूद है, लेकिन हमने बात की थी हाईक्वेला में स्कल मौजूद नहीं था, लेकिन जो माइलोकुनमिंजिया है इसके अंदर स्कल के पार्ट्स मौजूद थे। जो एयर है, जो आई है, उसको सराउंड किया हुआ था किसने, स्कल ने। अब इन सारे करैक्टर्स को देखते हुए जो पैलियोंटोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो माइलोकुनमिंजिया है वो एक ट्रू क्रेनिएट है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये अर्ली कॉर्डेट का फॉसल है जो इनको मिला था हाईक्वेला, ठीक है, जो इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें फेरेंजियल स्लिट भी मौजूद हैं, उसके अलावा इनके अंदर सेगमेंटेड मसल्स भी मौजूद हैं। ये जो ब्लू पिक्चर है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर हम कहते हैं कि फेरेंजियल स्लिट भी मौजूद हैं और सेगमेंटेड मसल्स भी मौजूद होते हैं। ये था क्रेनिएट का, हमने देखा ओरिजिन कैसे हुआ। उसके अलावा हमने देखा क्रेनिएट आखिर है क्या चीज़, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं अग्नेथा और ग्नेथोस्टोम के बारे में, क्योंकि हम कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में,
तो अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो उसकी डिवीजन अब हम देखेंगे। जो वर्टिब्रेटा है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक तो हम कहते हैं अग्नेथा है और दूसरा है ग्नेथोस्टोम। अगर अग्नेथा की बात करें तो जो अग्नेथा है उसमें जॉ मौजूद नहीं होता, दे लेक जॉ, या आप इसको जॉलेस भी कह सकते हैं। अगर ग्नेथोस्टोमा के बारे में बात करें, ग्नेथोस्टोम्स जो है हम कहते हैं दे बियर जॉ, इनमें जॉ मौजूद होता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अग्नेथा के बारे में, सुपर क्लास अग्नेथा। अब जो सुपर क्लास अग्नेथा है इसको भी मज़ीद दो क्लासेस में तकसीम किया हुआ है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर और सिफेलोस्पीडोमॉर्फी में। आगे फर्दर ग्नेथोस्टोम को भी फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, पाइसिस, टेट्रापॉड, वो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सुपर क्लास अग्नेथा के बारे में। तो सुपर क्लास अग्नेथा के अगर करेक्टर्स को देखा जाए तो इसके 3 मेन करेक्टर्स हैं। नो जॉज, इनमें जॉज मौजूद नहीं हैं, जॉलेस हैं। इसके अलावा नो पेयर्ड फिन्स, इनमें फिन्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो पेयर्ड नहीं होते, वो सिंगल फॉर्म में मौजूद होते हैं। उसके अलावा पेयर्ड गिल पाउचेस मौजूद होती हैं, यानी कि इनके गिल्स के साथ कुछ पाउचेस होती हैं जो कि वो रेस्पिरेशन में मदद देती हैं। अब सुपर क्लास अग्नेथा की फर्दर हमने क्लास की बात की, इसमें क्लास मैक्सिनी है और क्लास फेलोस्पीडोमॉर्फी है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लास मैक्सिनी को देखते हैं। क्लास मैक्सिनी में अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है हैग फिशेस। ठीक है, अब हम हैग फिशेस को देखते हैं कि जो हैग फिश है उसका जो स्कल है वो बना हुआ है कार्टिलेज से मिलके। लेक जॉज, इनमें भी जॉज मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा जब ये स्विम करती हैं, पानी में तैरती हैं, तो ये स्नेक लाइक फैशन में तैरती हैं। जिस तरह सांप चलता है इसी तरह ये भी स्विमिंग करती हैं। अब क्योंकि इनकी बॉडी में सेगमेंटेड मसल्स मौजूद होते हैं, अब वो जो सेगमेंटेड मसल्स हैं वो फोर्स लगाते हैं अगेंस्ट नोटोकॉर्ड, और इस फोर्स की वजह से वो स्नेक लाइक फैशन में स्विम करती हैं। पहले तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट होती जाती हैं तो इनके हम कहते हैं नोटोकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा जो हैग फिशेस हैं उनका स्मॉल ब्रेन है, आइज भी हैं, एयर भी मौजूद होता है, नेजल ओपनिंग भी मौजूद होती है डैट कनेक्ट्स विद द फेंग्स। अब सबसे जो मेन बात कि हैग फिशेस को हम स्लाइम फिश भी कहते हैं। अब हैग फिश को स्लाइम फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्लाइम प्रोड्यूस करती हैं। अब स्लाइम होता क्या है? ये एक वाटरी म्यूकस स्टिकी मटेरियल होता है जो इनकी बॉडी पर प्रोड्यूस होता है। अब इसका काम क्या है कि जैसे ही कोई प्रीडेटर आता है तो ये जो स्लाइम है ये इसकी हिफाजत करता है। अगर बिलफर्स को इंसान इसको पकड़ता है तो ये इतना स्लाइम बनता है, लेस देन अ मिनट स्लाइम बनता है, और वहाँ जैसे ही कोई इंसान इसको पकड़ता है तो वो स्लाइम इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो उसकी बॉडी जो पकड़ रहा होता है उसके हाथ से वो स्केप हो जाती है, फिसल जाती है। तो इस स्लाइम के बहुत फ़ायदे होते हैं। अब ये स्लाइम प्रोड्यूस कैसे होता है? इसकी बॉडी पे कुछ स्लाइम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, जैसे ये आपको वाइट कलर के ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हैं ग्लैंड्स। ये जो वाइट डॉट्स हैं ये हैं स्लाइम ग्लैंड्स। अब ये जो स्लाइम ग्लैंड्स इसकी बॉडी पे मौजूद हैं ये स्लाइम प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा इसके माउथ पे कुछ टेंटिकल्स भी मौजूद होते हैं। इसकी बॉडी पे गिल स्लिट्स मौजूद है, आई भी मौजूद है। अब हमने बात कर ली इसकी स्लाइम की कि स्लाइम ग्लैंड मौजूद होता है इसकी बॉडी पर जो कि स्लाइम बनाता है। अब इसकी बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो
इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, कि वो पानी में ही होती है। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से पहले हम बात करेंगे उसकी जेल के एक फंक्शन की, कि ये जो स्लाइम प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। जेल यूज टू कर्टेल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। कर्टेल कहते हैं कम करना को, लेस, कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो सर्जरी के दौरान ये आर्टिफिशियल जेल बनाई जाती है इसकी मदद से, तो उसको इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के ब्लीडिंग कम हो। अब हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती, नो लार्वल स्टेज, इसमें अडल्ट स्टेज होती है, यानी कि एग से जायगोट बनता है, जायगोट देन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू अडल्ट। एग से जायगोट बनता है, जायगोट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। अब हम इसकी बात करते हैं माउथ पार्ट की, तो ये आपको पिंक कलर में इसका माउथ का फ्रंट पार्ट नज़र आ रहा है, कि इसके जो माउथ पार्ट है ये स्मॉल फूड को ग्रैब करता है। जो इसके टीथ हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन केराटिन, ठीक है। ये जो इसके टीथ हैं ये वाइट कलर के टीथ नज़र आ रहे हैं, ये किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन केराटिन से, और इसकी शेप जो है वो कॉम्ब लाइक शेप है, कॉम्ब, कंघी की तरह की इसकी शेप है, कॉम्ब लाइक। अब क्या होता है कि ये जो टीथ हैं इसके, ये एंटर हो जाते हैं इनटू द लार्ज प्रे। ख़ास तौर पर जब कोई बड़ा प्रे होता है तो ये उसके अंदर दाखिल हो जाता है। ये जब उस बड़े प्रे के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके प्रे के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, और ये इस कदर उनको फीड कर लेती है कि फिर हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। मोस्टली ये डेड एनिमल्स के अंदर एंटर होते हैं, जो डेड हुए हुए होते हैं उसके अंदर एंटर होता है, और उसमें सारे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको ये यूज़ कर लेता है अपनी खुराक के तौर पे। उसके अलावा अगर इसकी बात करें स्पीशीज़ की तादाद की, तो ऑलमोस्ट 30 स्पीशीज़ जो हैं वो मेरीन होती हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के कुछ कैरेक्टर्स की, कि वर्टिब्रेट्स के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो अगर वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर्स को देखा जाए, ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड अ lineage ऑफ क्रेनिएट्स evolved इनटू वर्टिब्रेट्स। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान ही कुछ क्रेनिएट्स थे वो इवॉल्व हो गए थे इनटू वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स बिकेम मोर एफिशिएंट एट कैप्चरिंग फूड एंड अवॉइडिंग बीइंग ईटन। ठीक है, वो अपने खुराक को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे। अब इसके कुछ करेक्टर्स क्या हैं वर्टिब्रेट्स के? वर्टिब्रेट्स इनक्लोजिंग अ स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा इसमें स्कल भी मौजूद होता है, और हम कहते हैं कि ये जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं इसमें फिन रेज भी मौजूद होती हैं। अब फिन रेस क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है फिन रेस का, कि ये जो फिशेस हैं ये फिन रेस को इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग स्विमिंग, उसके अलावा मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो कुछ जिनमें लार्ज फिन मौजूद हैं, लार्ज फिन रेज हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जिनमें लार्ज फिन रेज मौजूद होते हैं, अब वो उनको यूज़ करती हैं जंपिंग के लिए। कुछ फिशेज़ आपने देखी होंगी कि वो बहुत दूर तक जंप लगा सकती हैं, तो उनमें क्योंकि लार्ज फिन रेज मौजूद होता है, वो इन फिन रेज की मदद से वो इतनी दूर तक जंप लगा सकती हैं। हमने क्लास मिक्सिनी को देख लिया था। अब एग्नेथा की दूसरी एक क्लास है, क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी। पहले हमने हैग फिश को डिस्कस किया था, क्योंकि क्लास मिक्सिनी में हैग फिशेज़ आती हैं। अब सिफेलोस्पिडोमॉर्फी में हम बात करेंगे लैम्प्रे की। वो भी स्केललेस थी जो हैग फिश थी, और जो सिफेलोस्पिडोमॉर्फी है ये भी स्केललेस है। और हम कहते हैं इसमें पेयर्ड फिन्स मौजूद नहीं होते। फिन्स तो मौजूद हैं लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, वो सिंगल फॉर्म में है। इसमें भी
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही थी। अब उसमें हम कहते हैं लार्वा नहीं बनता, लेकिन जो सिफेलोस्पिडोमॉर्फी है इसमें लार्वा बनता है, और उस लार्वा को कहा जाता है एमोसीड लार्वा। ठीक है, उसमें हमने बात की कि लार्वा नहीं बना, डायरेक्ट एडल्ट में वो कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसमें पहले लार्वा बनता है फिर एडल्ट बनता है, और इस लार्वा का नाम है एमोसिड। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस जो हैग फिश थी उसकी स्ट्रक्चर की, अगर हम बात की कि उसका जो स्कल है वो किससे मिलके बना हुआ था, वो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ था। इसी तरह जो स्फेलोस्पिडोमॉर्फी है इसका जो स्कल है वो भी कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा ये अपनी टंग, ये अपनी रेस्पिंग टंग को इस्तेमाल करता है और फिश के अंदर घुसा देता है, पेनिट्रेट कर देता है फिश की स्किन में, और फिर वहाँ से वो फिश का ब्लड इंजेस्ट कर लेता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये भी सस्पेंशन फीडर है। अब मेन बात कि इसके जो टीथ हैं वो हुक लाइक टीथ होते हैं। जो इसके टीथ हैं ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये हुक लाइक टीथ होते हैं, ये हुक लाइक टीथ हैं और ये सर्कल फॉर्म में मौजूद हैं, ये गुलाई की फॉर्म में मौजूद होते हैं, अरेंज्ड इन अ सर्कुलर रोज। अब ये जो टीथ हैं ये सर्कुलर रोज में मौजूद हैं, इसके दरमियान में आप ये एक होल देख रहे हैं। ठीक है, इन द मिडल ऑफ हुक लाइक टीथ अ कोनिकल शेप माउथ इज प्रेजेंट। ये आपको माउथ नज़र आ रहा है इसके टीथ के दरमियान में, ये क्या है, ये टीथ के दरमियान में माउथ आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो इसका माउथ है ये क्या है, ये कॉनिकल शेप है, ये टीथ हैं और ये क्या है, ये माउथ है। ये सारे अरेंज हुए हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में और ये हुक लाइक है और ये इसके दरमियान में माउथ मौजूद है। इसके अलावा ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है लैम्प्रे की। ठीक है, ये इसकी बॉडी पर भी फेरेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं, हैग फिशेस की बॉडी पे भी फेरेंजियल स्लिट मौजूद होती है। अब ये जो फेरेंजियल स्लिट मौजूद है इसकी बॉडी पर, ये क्या काम करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि फेरेंजियल स्लिट क्या काम करेगी कि जैसे ही माउथ में पानी एंटर होगा, वाटर एंटर इनटू माउथ, देन वाटर मूव आउट थ्रू फेरेंजियल स्लिट, पानी यहाँ से मूव करेगा फेरेंजियल स्लिट से, देन गैस एक्सचेंज टेक प्लेस। पानी इस फेरेंजियल स्लिट से मूव करता है और फिर ये जो पानी इसके मुंह से दाखिल हुआ, फेरेंजियल स्लिट से गुजरा और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि गैसेस एक्सचेंज होगा। उसके अलावा ये इसका कॉर्डल फिन है, इसमें आई भी मौजूद है, फेरेंजियल स्लिट भी देख लिया। उसके अलावा इसमें ये सेगमेंटेड मसल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और इसका हमने फ्रंट व्यू भी देख लिया है इसके माउथ का कि ये कैसा होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फिशेस हैं ये एंड्रोमस फिशेस होती हैं। अब एंड्रोमस फिशेस क्या होती हैं, जो इसका सबसे मेन कैरेक्टर है वो ये है कि ये एंड्रोमस फिशेस हैं। व्हाट इज़ एंड्रोमस, कि ये सारी ज़िंदगी सी में गुजार देती हैं, हमेशा ये समुंदर में रहना तरजीह करती हैं, लेकिन जैसे ही इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है ये सी से निकल कर फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, यानी कि रिवर में आ जाती हैं। जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये सी को छोड़ के फ्रेश वाटर पर आ जाती हैं, फिर ये रिवर में फर्टिलाइजेशन अपनी कंप्लीट करती हैं और फिर वहाँ पर ही लार्वा बनता है, लेकिन लार्वा फिर फ्रेश वाटर में रहेगा अभी, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो सी के इन्वायरमेंट को फेस कर सके, वो फ्रेश वाटर में ही रहेगा। फिर जब लार्वा इस काबिल हो जाता है कि वो सी में आ सके तो फिर वो सी में चला जाता है। तो इस तरह के फिशेस को हम कहते हैं कि ये एंड्रोमस फिशेस कहलाती हैं।
हमने बात कर ली थी इसके स्केलेटन की भी कि ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, इसमें कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होती। हमने इसके नोटोकॉर्ड की भी बात कर ली, उसके अलावा हमने बात कर ली फ्रिंजियल स्लिट की भी। हमने कहा कि ये एंड्रोमस फिशेस हैं, इनके टीथ्स जो हैं वो हुक लाइक हैं। उसके अलावा ये एक्सटर्नल फिशेस होती हैं, नो पेयर फिन्स, ये स्केल लेस हैं। तो ये इनके मेन कैरेक्टर थे। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए फॉसिल्स, अर्ली फॉसिल्स को, कि अर्ली फॉसिल्स क्या थे, तो अगर हम अर्ली फॉसिल्स की बात करें तो जिस तरह हमने लैम्प्रे की बात की, जिस तरह हमने हैग फिशेस की बात की, इसी तरह कुछ और फॉसिल्स भी थे जिसमें हम कहते हैं कोनोडोंट्स। जैसे कि हम कह रहे हैं कोनोडोंट्स भी एक फॉसिल था, अर्ली वर्टिब्रेट इसको कहा जाता है। कोनोडोंट्स जो है उसकी बॉडी भी सिलेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, प्रोमिनेंट आइज़ होती हैं, माउथ भी होता है उनके अंदर। उसके अलावा उसकी लेंथ 3 to 10 सेंटीमीटर होती है। इस तरह हमने देखा कि जो लैम्प्रे था उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसके फीचर्स हैं, उसी तरह के कोनोडोंट फॉसिल जो है उसके भी मिलते जुलते हैं। उसके अलावा जो इसका स्कल है वो बना हुआ है कैल्शियम से और मिनरल से। अब ये जो मिनरल और कैल्शियम है ये को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा जो इसका माउथ था वो हुक लाइक है। अब क्या होता है कि वो जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है उसकी मदद से ये अपनी जो प्रे है वो लेंगे, ठीक है। जो कोनोडोंट थे ये एक्सटिंक्ट एग्नेथन भी इनको कहा जाता है, कि इनकी जो शक्ल है वो ईल्स की तरह की दिखाई देती है। कुछ से तक तो कहा गया था कि ये माइक्रोफॉसिल्स हैं, ठीक है। पहले इसको नाम नहीं दिया गया था कोनोडोंट का, पहले इसको कहा गया था कि ये माइक्रोफॉसिल्स हैं। उसके कुछ अरसे के बाद इसको कहा गया था कि ये कोनोडोंट एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं फॉसिल्स को इस्तेमाल करते हुए ये जियोलॉजिकल पीरियड को भी डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट एक और फॉसिल भी था जिसको हम जालस आर्मर्ड वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जिसमें टेरास्पिस आता है, उसके अलावा फ्रिंजियोगलिप्स आता है। ये 2 जनरा थे मेन जालस वर्टिब्रेट्स के। ये डिवोनियन पीरियड में पता लगा, वो हमने कैम्ब्रियन पीरियड की बात की थी पहले। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिवोनियन पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये जो थे इनके जो टीथ थे वो कोन लाइक टीथ थे। अब क्या होता था कि इनमें जॉलस, हमने ये बात की थी कि जो कोनोडोंट थे वो क्या यूज़ कर रहे थे, ये जो कोनोडोंट एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके वो जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बता रहे थे। इसी तरह ये जो आर्म वर्टिब्रेट्स हैं इनके भी हम इस्तेमाल करते थे सर्च फॉर ऑयल्स। इनको भी जो पैलेंटोलॉजिस्ट थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया फॉर द सर्च ऑफ ऑयल, ठीक है। और ये बॉटम ड्विलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी पे हम कहते हैं स्पाइंस भी मौजूद होते हैं। और ये अब ख़त्म हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये जब डिवोनियन पीरियड ख़त्म हुआ था तो साथ ये भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये भी कुछ फॉसिल्स थे जो पता चले थे। जैसे हैग फिश का पता चला, हैग फिश जो था वो हमें अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में पता चला। देन लैम्प्रे का पता चला। फिर एंड जब हुआ कैम्ब्रियन पीरियड का तो हमें कोनोडोंट्स के बारे में पता चला। उसके बाद हमें डिवोनियन पीरियड में पता चला आर्म वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब जब डिवोनियन पीरियड ख़त्म हुआ तो फिर साथ ये जो जालस आर्म वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें हमने कहा टेरास्पिस आता है, ये भी ख़त्म हो गए। तो ये हमारा क्रेनियर्स का टॉपिक था जिसमें हमने उसके कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन किया, उसके ओरिजिन के बारे में देखा। इसके अलावा हमने क्लास एग्नेथा को डिस्कस किया, क्लास मिक्सिनी को डिस्कस किया, उसके करैक्टर्स देखे हमने। और जो है अर्ली फॉसिल्स के बारे में पढ़ा कि अर्ली फॉसिल्स कौन से थे, उनमें क्या क्या करैक्टर्स थे, पहले कौन से करैक्टर्स थे, देन फिर कौन सी ट्रांजिशन हुई और फिर कौन से करैक्टर्स आए।